तो लिख लीजिए ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें, ठीक है। लिख ले भाई। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में 6। चलिए लिख लिया, नहीं आगे चले। यस सर। Yes. क्वेश्चन नंबर 4, one mass m is suspended from a spring. Time period of oscillation t. Now spring is divided into n pieces. यानी ऐसा है, इसका मास m है, यहाँ टाइम पीरियड t, यानी इसका टाइम पीरियड क्या मिलता है अपने को। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो मान लेता हूँ कि l है। इसको n पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो आपको याद होगा मैंने वहाँ में बताया था कि k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l होता है। नाउ इफ स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू n पीसेस एंड दीज आर जॉइंट इन पैरेलल, तो पहले n पीसेस में डिवाइड करने का मतलब हुआ कि l/n, इसकी ये लेंथ हो गई, तो इसका मतलब ही k डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l डैश हो गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, है ना, तो k डिवाइडेड बाई k डैश इक्वल टू होगा हमारे पास में l डैश बाई l। l डैश की वैल्यू कितना हमारे पास में, l/n/l। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास में यहाँ k डैश कितना आ जाएगा, nk आ जाएगा। तो अगर इन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और सेम ब्लॉक को हम लोग यहाँ एक तरह सेम मास को यहाँ अटैच कर रहे हैं, है ना, तो ये कह रहा है कि डिवाइड इनटू n pieces, these are joined parallel other order, then time period of oscillation if same mass is suspended। तो यहाँ टोटल जो इसका k इक्वलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, दरअसल n k डैश हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली n स्क्वायर के आ रहा है। यहाँ टाइम पीरियड होगा 2π√m/k इक्वलेंट। k इक्वलेंट की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा t/n। क्या आ जाएगा, t/n। या अगर t की बात करें तो अगर इस पूरी इसको मतलब वैसा ही रख दो, क्योंकि आंसर इसमें तो है नहीं t/n में, तो क्या हो जाएगा 2π√m/n²k। यही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लिखते जाइए आप लोग। नेक्स्ट चलें। यस सर। फोर हो गया, 5 नहीं, 6 और 8। ठीक है, नेक्स्ट है 6। पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM विद एम्पलीट्यूड a, मतलब 5 मीटर एंड टाइम पीरियड दिया बाय, यानी a इक्वल टू 5 मीटर, t इक्वल टू 2 सेकंड, इफ इट इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम।
x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू माइनस a है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है at t इक्वल टू 0 पर. If it is at positive extreme point at t equal to 0, the equation of the motion of the particle may be. तो सिंपल है, कुछ नहीं है, इसकी इक्वेशन ये होगी a मतलब a cos ओमेगा t, ये आना चाहिए. a कितना दिया 5 cos ओमेगा यानी 2 पाई बाई कैपिटल T यानी 2 इंटू टी, यानी इसकी इक्वेशन आ गई 5 cos पाई t. और मैंने यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज किया था, अगर आपको याद हो एलसी ऑसिलेशन में भी, है ना. तो ये हमारे पास में आ जाएगी इक्वेशन सीधा, है ना. अगर ये इस एक्सट्रीम पर है, यानी अगर इस एक्सट्रीम पर है, राइट एक्सट्रीम पर, तो उसके लिए इक्वेशन ये सीधा लिख सकते हो आप. या नहीं तो ऐसा करो, जनरल इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये जनरल इक्वेशन है. तो ए तो यहाँ ए दे रखा है, ओमेगा के बारे में भी दिया और फाई निकालना है. तो आप देखो यहाँ t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू क्या है, यहाँ a है, रख दो. तो a इक्वल टू a साइन 0 प्लस 5. तो आप देख रहे हो कि साइन 5 इक्वल टू क्या आ गया 1, यानी 5 इक्वल टू क्या आ गया 5/2, रख दो वापस में ऊपर. x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5/2, यानी हो गया a साइन, यानी a कॉस हो गया नहीं, तो a कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू तो यहाँ से दे रखा अपने को 2 पाई बाई, तो x इक्वल टू a कॉस 2 पाई/2 इंटू टी, यानी x इक्वल टू a कॉस पाई टी. अब चाहो तो ऐसे कर लो. सर तो इसमें जनरल, पॉजिटिव और नेगेटिव भी दिया है ना ऑप्शन में, वो नहीं समझा. तो पॉजिटिव में आप रख के देखो ना, t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू क्या आ रही है, किस पर देखो ना आप. ऑप्शन नंबर 4 देखो आप, t इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, x इक्वल टू -5 आ रहा है. इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तो t इक्वल टू 0 तो +5 आना चाहिए. क्लियर है अभी. हाँ सर समझा. तो आप चाहो तो सॉल्व मत करो, आप इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो ऑप्शन देख के भी कर सकते हो कि t इक्वल टू 0 पर +5 आना चाहिए, वो ए के ऑप्शन में मैच कर रहा है. ओके, तो ऐसे. नेक्स्ट लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, चले. हाँ सर. Particle is executing simple harmonic motion of amplitude a at a distance x from the center. Particle moving towards, particle is executing simple harmonic motion of amplitude a at a distance x from the center. Particle moving towards the x position receives a blow in the direction of motion, which time instantaneously double the velocity its new amplitude will be. मतलब ऐसा है, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू माइनस a, यहाँ से किसी x डिस्टेंस पर है और इसको ब्लो दिया है, यानी यहाँ तो इसकी वेलोसिटी इधर v होगी, यहाँ से ये x डिस्टेंस पर है. अब ये कह रहा है कि एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन रिसीव्स अ ब्लो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन which instantaneously doubles the velocity, यानी पहले इसकी v वेलोसिटी थी, बाद में ये 2v हो जाता है. तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक तरह से ऐसा समझेंगे कि जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब ये होगा कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है. तो अभी ब्लॉक यहाँ है, इसकी वेलोसिटी v है, x इक्वल टू 0 और x डिस्टेंस पर है. तो इसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया इसने, 2v कर दिया है.
तो उस इंस्टेंट पर, तो अब यहाँ देखेंगे एनर्जी कंजर्व करवाएंगे, तो हाफ kc स्क्वायर प्लस हाफ m, ये कितना हो जाएगा दरअसल 2v का होल स्क्वायर हो जाएगा उस इंस्टेंट पर। एक तरह से वेलोसिटी क्या लिखेंगे 2v स्क्वायर, ये लिखेंगे इक्वल टू फाइनली कितना जाएगा, तो हाफ के ए डैश का होल स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही हो जाएगी। ठीक है ना, तो एक तो ये आ गया। दूसरा, जब भी अगर हम इसमें अगर ये v स्पीड से जा रहा होता, तो कहाँ तक जाता है x इक्वल टू ए तक जाता, तो इसके लिए भी तो एनर्जी कंजर्व करवा लेते हैं, यानी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल टू कितना होता है हाफ एम सॉरी हाफ के स्क्वायर होगा ना, इस एक्सट्रीम तक आएगा, तो ये भी कितना होगा हाफ के ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आंसर जो है v के टर्म में नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यानी हो गया 4, और हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के ए डैश का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू रखेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा, कर लीजिएगा आप, मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ आपके लिए। तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ के ए डैश का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। सॉरी 8 वाला करो ना आप। हाँ जी, सॉरी 8 वाला क्वेश्चन करो ना। हाँ हाँ 8th वाला है। सर मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ सर। मैंने बताओ। इसमें सर v को ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया, फिर सर 2v को सब्सटीट्यूट करके a डैश ले लिया। बिल्कुल ले सकते हो, आपने ये लिया ना। हाँ सर, तो ऐसा भी आंसर आ गया। हाँ तो आ जाएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। थर्ड सही है लेकिन। और ये हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही किया आपने। ठीक है, ये वही तो आ रहा, देखो ना, इस इक्वेशन से निकालिएगा आप, वही इक्वेशन आ जाएगी आपकी, और ये वाली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, देखो सेम है, तो गलत नहीं किया आपने, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये इससे आया, क्योंकि यहाँ 2v की जगह v डैश रख देना आपने, या तो 2v कर दो, तो वही तो इक्वेशन आ जा रही है। और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है k बाई m होता है, तो वो ये कंडीशन ये रखनी है, तो उससे आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। A water container is kept on a weighing balance water from tap, इसको भी रहने दो ना, ये तो मैंने दिया ही नहीं था। हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। 9 तो करना ही नहीं बोला था, 8 हो गया, 10 करते हैं, 10 11। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलें। Meter stick swinging in a vertical plane about an fixed horizontal axis. Passing through its one end undergoes a small oscillation of frequency f naught. If the bottom half of the stick were cut off, then its new frequency of a small oscillation would become. तो अभी इसकी लेंथ मान लेते हैं L है, तो आप देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, अभी मास अगर m है तो mg लग रहा है, ये एंगल मैंने थीटा लिया है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा। तो यहाँ ये जो डिस्टेंस है, यहाँ ये डिस्टेंस हो जाएगी L/2 साइन थीटा। इसको इस डायरेक्शन में टॉर्क जो मिलेगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास में, टाउ इक्वल टू mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसकी लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से देखना ही है,
तो क्या आ जा रही है, ये आ जाता है। और ये इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ml²/3 इंटू अल्फा। तो हम लोग थीटा टेंस टू 0 के लिए बात करेंगे यहाँ, हो जाएगा mgl/2, यानी ये कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा ml²/3 इंटू अल्फा, यानी m से तो m कैंसिल आउट हो गया, और एक एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ, तो आ जाएगा 3g/2l इंटू थीटा, यानी ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी एफ नॉट बोल रहा है वो यहाँ से, क्योंकि ओमेगा 2 पाई एफ नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, तो √3g/2l लिखोगे। तुम्हारे पास एफ नॉट इक्वल टू कितना आ गया, 3g/, ये तो हो जाएगा 2 पाई, और ये हो गया √2l ना। तो नई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये कह रहा हाफ कर दिया एक तरह से, नीचे से हाफ कट करने का मतलब हाफ ही रह गया, इसी में लिख दो ना, तो आप एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3g/2 पाई, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई √3g/2 इंटू l/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, यानी 2 पाई रूट, तो ये हो गया 2, या 2 को अलग कर दो तो 3g/2l, और हो गया √2, तो बाकी वहां से रख दो, तो कितना आ गया अल्टीमेटली ये, तो ये आ गया एफ नॉट √2, आंसर है, तो एफ नॉट √2 आ गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी साथ में बता दिया मैंने। लिख लीजिए इसको, तो ऑप्शन नंबर 2 आ गया इसका। तो ओके भाई, लिख लिया ना, चलिए आगे। तो ये 10 था, सर आप यू करो। सर आप म्यूट पे हो। हाँ, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ये हमारे पास में इक्वेशन होती है। तो ये एम्पलीट्यूड है हमारे पास में, इसका जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यानी एनर्जी को हम लोग लिखते हैं हाफ के ए स्क्वायर इक्वल टू, ये एनर्जी जो कि इसका ए कितना है, तो हाफ के ए नॉट का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -BT/m हो जाएगा। ओके, ये सबको पता ही है, गणित इतनी आती है। तो ये कह रहा है कि एनर्जी कितनी रह जाती है भाई, इसका मास है ना, ये कह रहा है कि पेंडुलम विद टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकंड इज लूजिंग, यानी इसका टाइम पीरियड अपने को दे दिया इसने। तो टाइम पीरियड देने का मतलब क्या हुआ, तो pendulum with time period of 1 second losing energy due to damping at a certain time its energy, यानी इसका एक तरह से ओमेगा डैश अपने को दिया हुआ है, तो ये 2 पाई बाई
टी, यानी ओमेगा डैश इक्वल टू आपने को इसमें 2π/1 सेकंड यानी ऐसा दिया है। तो अब ध्यान से देखो इसने क्या पूछा आपने से, तो क्योंकि यहाँ देखो डैम्पिंग कांस्टेंट बोला तो इसने पर सेकंड बोला है ना, पर सेकंड बोला, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा अपने से क्या लेना, ये चाह रहा है एम मतलब B/m, क्या चाहिए B/m। तो यहाँ देखो कितने ऑसिलेशन के बाद बात कर रहा है, तो 15 ऑसिलेशन, तो 15 इंटू टाइम पीरियड जो कि 1 है, तो ये क्या हो गया इसका T हो गया ना, रख दो यहाँ। तो ये एनर्जी इनिशियली कितनी थी, यानी इनिशियल एनर्जी ये हुआ एक तरह से, तो इनिशियल एनर्जी का मतलब ये है जो कि कितना है 45 है, और किस इंस्टेंट पे एनर्जी कितनी रहेगी, तो 15 इक्वल टू 45 (a2⁻b/m), अपने को मतलब चाहिए क्योंकि पर सेकंड चाहिए ना। तो होता क्या है, वैसे तो मैं आपको वहाँ भी बताऊंगा जब यूनिट डायमेंशन पढ़ाऊंगा, ये पूरा डायमेंशन लेस होना चाहिए, e की पावर में जो भी होता है वो डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब उसने कहा कि डैम्पिंग कांस्टेंट जो कि पर सेकंड है, इसका मतलब है कि वो B/m की बात कर रहा है, तो B/m क्या होना चाहिए, पर सेकंड, क्योंकि t का सेकंड है ना, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया, ये तो कितना हो गया 15 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक तरह से, तो मैं सीधा लिख दूँ ये 3 हो गया, तो ये मिलेगा दरअसल B/m यानी 15 B/m ln 3 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब हो गया हमें चाहिए था B/m इक्वल टू 1/15 ln 3, ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि इसकी जो यूनिट है ना वो ये है सेकंड इनवर्स है, तो ये पूछ रहा है वो, लिख लीजिए। तो ये देखो एक बात याद रखो, मेंस में तो जितने भी फॉर्मूले हैं ना एनसीईआरटी में वो सारे याद होने चाहिए, तो मेंस में क्वेश्चन बन ले जाएंगे, क्योंकि अब जैसे ये एडवांस में तो है नहीं। नेक्स्ट हमारे पास में 1 मिनट में देख लेता हूँ कौन सा करना है। तो डैम्पिंग वाला पार्ट एडवांस में नहीं है? नहीं, वो सब उठ पटांग चीजें नहीं पूछते हैं एडवांस वाले, वो ये भी नहीं पूछते सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनको मालूम है कहाँ क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, फिर है 13 के बाद और भी है क्या, 13 14 15, ठीक है लिख लो इसको। लिख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास में 13, a mass m attached to horizontal spring execute SHM with amplitude a1 when the mass m passes through its mean position then smaller mass, तो देखो ऐसा दिया हुआ है, तो मास m है और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो a1 है, तो ये इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, ये x इक्वल टू a1 है, ये x इक्वल टू -a1 है, ये x इक्वल टू 0 है। When the mass m passes through its mean position, then smaller mass m is placed। जब ये mean position से जा रहा होगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ v0 होगी, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मास यहाँ इसके ऊपर रख रहे हैं जिसकी वेलोसिटी इनिशियल में 0 है। तो अब यहाँ क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे, तो दरअसल ये एक पूरा एक सिस्टम हो जाएगा, तो इसकी यहाँ वेलोसिटी सिस्टम की क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पहले तो वेलोसिटी v0 कितना था, a1 इंटू ओमेगा था, है ना, तो यानी a1 और ओमेगा की वैल्यू क्या है,
के बाई कैपिटल एम है, ये तो वी नॉट है हमारे पास में। बाद में एम्पलीट्यूड ए कह रहा है, इस केस में क्या हो जाता है, प्लेस्ड ओवर इट एंड बोथ ऑफ देम मूव टुगेदर विद एम्पलीट्यूड a2। तो यहाँ इस केस में दरअसल हो जाएगा v इक्वल टू a2 इंटू ओमेगा डैश, जो कि ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, k बाई एम प्लस स्मॉल एम, ये हो जाएगा। तो एक तो मोमेंटम कंजो करवाएंगे यहाँ, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, तो कैपिटल एम वी नॉट, फाइनल कितना हो गया, एम प्लस एम इंटू वी, ठीक है। तो ये है हमारे पास में। तो क्या पूछ रहा है, a1 बाई a2 पूछ रहा है, तो वी नॉट की वैल्यू रख दो यहाँ। तो m a1 रूट k बाई एम, और ये m प्लस m, और ये हो जाएगा a2 रूट k बाई एम प्लस m। तो हमारे पास आ गया a1 बाई a2 के रूट कैसे, तो रूट के कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में a1 बाई, यानी आ गया रूट m प्लस m बाई कैपिटल M। ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 आ गया। ये कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, लिखिए इसको। नेक्स्ट है 14। लिख लिया? सर एक मिनट। नेक्स्ट है हमारे पास में 14। पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम अलोंग एक्स एक्सिस सो दैट इट्स एक्सेलरेशन। तो देखो a इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो a इक्वल टू माइनस को बाहर लेंगे तो x माइनस 2, तो ये इक्वल टू क्या हो गया एक्चुअली, माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस एक्स नॉट। इसका मतलब यहाँ ओरिजिन और मीन पोजीशन अलग अलग है, ठीक है। तो कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एक्स, तो यार देखो पहली बात तो यहाँ x इक्वल टू, यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखो x इक्वल टू 0 है, और ये x इक्वल टू एक्स नॉट जो कि ये 2 मीटर है, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड आ रहा है हमारे पास में। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 5 सेकंड, तो टाइम पीरियड यहाँ से देखेंगे 2 पाई बाई कैपिटल T इक्वल टू 1, यानी T इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ, 2 पाई सेकंड आ रहा है। तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया हो। तो एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसने क्या कहा कि x इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर यहाँ है, यहाँ वेलोसिटी 0 है, ये मीन पोजीशन है। इसका मतलब है कि ये इसका राइट एक्सट्रीम यहाँ है, यानी ये +3 है। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, क्योंकि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं, तो एम्पलीट्यूड भी 1 मीटर है। मैं पूरा ही कंप्लीट कर देता हूँ इसको, 1 मीटर है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट, अब एट मतलब कहाँ की बात कर रहा है, ये यहाँ कहीं की बात कर रहा है ना। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके अकॉर्डिंग चलो कि एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है इसका, तो यहाँ से देखा जाए तो कितनी डिस्टेंस है, ये 0.5 मीटर हुई कि नहीं हुई। तो यानी एक तरह से मीन पोजीशन 0.5 है, तो फॉर्मूला क्या हमारे पास में, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना। तो वेलोसिटी निकालना है तो ओमेगा तो 1 है, और ए कितना है यहाँ, ये भी 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना है, ये 0.5 का होल स्क्वायर लिखो आप इसको। तो ये हो गया 1/4, 1/4 मतलब कितना हो गया वेलोसिटी, यानी हो गई √3/2 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये भी सही है,
स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 3 मीटर, तो 3 मीटर पे तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0, तो ये भी सही है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर वैसे तो पहले आ गया था, पर मैंने मान लो अगर ये एडवांस में क्वेश्चन होता तो ये नहीं पूछता इनकरेक्ट, वो पूछता करेक्ट क्या है, कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिफ्टीन है, 16 है। Which of the following is greatest in SHM, assuming potential energy is 0 at mean position? और ये सब क्लास में करवाए हैं क्वेश्चन ही हैं और क्या है, थ्योरी में भी पढ़ाया था आप लोगों को। तो देखो हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करेंगे यहाँ। ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, ये राइट एक्सट्रीम है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है। तो हमने बात किया था कि किसी मान लो यहाँ इसकी क्वेश्चन के लिए लेता हूँ, क्योंकि इसने का मेन पोजीशन पर पोटेंशियल 0 है, तो मान लो यहाँ से पार्टिकल जा रहा है तो t इक्वल टू 0 यहाँ ले लेते हैं। तो उस केस में इक्वेशन मिलेगी a साइन ओमेगा टी। तो अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो dx/dt ये v हो जाएगा, जो कि ये a ओमेगा cos ओमेगा टी है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी है। तो यानी हो गया हाफ m a² ओमेगा²। हमें ये भी मालूम है कि ओमेगा² इक्वल टू क्या होता है, k/m होता है, और ये हो जाएगा cos² ओमेगा टी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस पूछ रहा है, तो अच्छा इसको एक काम ये भी कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ ka² cos² ओमेगा टी, है ना। मैं पहले इसके दरअसल मैंने टाइम में ले आया हूँ मैं, तो पहले इसकी बात कर लेता हूँ। एवरेज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर लेता हूँ। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा दरअसल हाफ ka² cos² ओमेगा टी dt, और इसको इंडिकेट करेंगे 0 से 0 से t/4 के लिए बात कर लेता हूँ, क्योंकि जब यहाँ आएगा तो t/4 होगा, डिवाइडेड बाई इसी के लिए बात कर लेते हैं, तो 0 से t/4 dt ये कैलकुलेट करेगा तो दरअसल ये काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ मिलेगी 1/4 a²। ये सॉल्व कर लीजिएगा, वो इंटीग्रेशन नहीं करूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत क्या इंटीग्रेशन, अभी आपका नंबर है, करो। जब इंटीग्रेशन आना चाहिए, हमें फिजिक्स पढ़ना है, अब हो गया इंटीग्रेशन जितना होना था, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखो जल्दी से इसको। तो आप देखोगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी भी है ना, वो भी 1/4 k² ही आ जाएगी। तो टाइम के साथ में जब करते हैं तो 1/4 k² आ जाएगी। ठीक है, तो उसका ही बताता हूँ वैसे मैं, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग लिखोगे ना उसको, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, हाफ
के एक्स स्क्वायर हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसी तरह से इसकी भी एवरेज वैल्यू निकालेगा 0 से t/4 के लिए, तो सेम 1/4 के स्क्वायर आ जाएगा। अब स्पेस मतलब पोजीशन के साथ में, तो वही बता देता हूँ मैं। और यहाँ जो ओमेगा है, ओमेगा क्या है दरअसल, वो 2π/T है। देख लिया भाई। अब पोजीशन की बात करेंगे तो किसी जनरल एक्स पे जाके बात करूंगा मैं। और काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा मान लो मैं। यहाँ एनर्जी कंजर्व करवाएंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ के ए स्क्वायर इक्वल टू, मान लो ये एक्स पर है तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो यानी हमारे पास यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, है ना, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी है। यानी इसकी जब एवरेज वैल्यू निकालूंगा मैं, तो मैं एवरेज वैल्यू लिखूंगा इसका, यानी हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसको इंडिकेट करूंगा 0 से a के लिए, डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ तक के लिए बात कर लेंगे जैसे t/4 के लिए बात किया, तो ये यहाँ भी 0 से a dx। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो दरअसल ये काइनेटिक एनर्जी अपने को यहाँ मिलेगी 1/3 के स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी एवरेज जो है ना, क्योंकि टोटल मिला के दोनों का सम हाफ के स्क्वायर होना चाहिए, यानी आ जाएगा 1/6 के ए स्क्वायर। इसका मतलब ग्रेटेस्ट कौन सी हुई, ये वाला पार्ट हुआ ना, क्योंकि उधर भी 1/4 मिल रहा है दोनों में, ये 1/6 से तो और भी कम होगी स्पेस के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप करोगे तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी एवरेज क्या होगी, ज्यादा होगी। लिख लीजिए इसको। लिख लिया। सर 1 मिनट। अच्छा एक चीज बताऊं लेकिन मैं आपको, क्या करो, सॉल्यूशन देख लिया ना आपने, समझ लिया, अगर जल्दी चाहते हो कि भाई जल्दी जल्दी सॉल्यूशन बनते जाएं, तो मैं चाहूँगा कि फिर आप केवल देखते जाओ, जहाँ जहाँ भी आपको कॉन्सेप्ट फंसा वो समझ लो, बाद में सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल ही रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाऊंगा मैं। बोलो सर है ना, वो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास में 16 में कह रहा है वन एंड ऑफ स्प्रिंग इज टाइड टू अ बॉल एंड द अदर एंड मूव्स एट स्पीड v। यानी ये हमारे पास में स्प्रिंग है, इफ द मास ऑफ द स्प्रिंग इज m देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग बताना है। तो आप देख रहे हो कि ये एंड तो फिक्स है, तो इसकी तो काइनेटिक एनर्जी 0 ही है, इसकी वेलोसिटी v है, तो मैंने मान लिया कि ये लेंथ l है मान लो। तो यहाँ क्या करना होगा, देखो l लेंथ की स्पीड क्या है, यहाँ v है, तो यूनिट लेंथ की क्या हो जाएगी, v/l है। तो अगर मान लो मैं किसी x डिस्टेंस की बात करूं यहाँ से,
तो x डिस्टेंस पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर v/l इंटू एक्स ना। इसका मतलब मैंने ये जो dx एलिमेंट लिया, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूँ मैं, हाफ dm, और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई x डिस्टेंस पर v/l x का होल स्क्वायर। इसको इंडिकेट कर दो 0 to l के लिए। तो यहाँ मास का डिस्ट्रीब्यूशन मैं यूनिफॉर्म मानूंगा, तो यानी m/l इंटू dx, ये हो जाएगा हमारे पास में dm। तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया हाफ, और ये हो गया m/l इंटू dx, ये हो गया v²/l² इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको इंडिकेट कर दो 0 to l। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, सिंप्लीफाई करेगा 1/6 mv²। यही आंसर है। इंडिकेट करना अब आपको आता ही है, मैंने कहा है मैं करूंगा ही। 17, अगर इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से करते हैं, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द पुली शॉन इन फिगर इज रफ एंड इट्स मास इज m। तो इसका मतलब ये हुआ, रफ क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि पुली भी साथ में रोटेट करेगी यहाँ। द पुली शॉन इन फिगर इज रफ एंड इट्स मास इज m। A block of same mass m is attached to the spring of spring constant k shown in the figure. The time period of SHM performed by the block for a small vertical disturbance is, assume string does not slip on pulley। ठीक है, इसका मतलब पुली और रॉप के बीच में यहाँ फ्रिक्शन है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालेंगे। तो ये ब्लॉक यहाँ है, तो अगर मान लेते हैं इसमें x0 का एक्सटेंशन है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो पुली भी रेस्ट पर है। पुली अगर रेस्ट पर है, इसका मतलब है कि यहाँ टेंशन अगर T0 है, यहाँ भी T0 होगा, और T0 किसके इक्वल होगा, x0 का कम एक्सटेंशन है तो x0 के इक्वल होगा। तो यहाँ भी T0 ही होगा, क्यों, क्योंकि पुली रुकी हुई है, तो उस पर भी नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। और डाउनवर्ड यहाँ क्या हो जा रहा है, mg, यानी ये हो गए हमारे पास में इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है यहाँ, T0 इक्वल टू mg है और T0 इक्वल टू kx0 है, यानी अल्टीमेटली mg के इक्वल है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको x डिस्प्लेस करेंगे। तो यहाँ हमारे पास में ये पुली है, तो इसको मैं यहाँ से नीचे ले गया हूँ x नीचे ले गया, तो इसमें x का एक्सटेंशन हुआ। तो सीधी सी बात है कि यहाँ जो टेंशन बनेगा, तो यहाँ टेंशन मान लेते हैं T1 है, तो यहाँ भी T1 है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा T2, और यहाँ भी क्या होगा ये T2, और डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है, m इंटू जी लग रहा है। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ, तो यहाँ तो इसमें T1 की तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा सीधा k x0 प्लस x हो जाएगा, और ये ऐसे घूम रहा होगा अल्फा से, और ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, T2 माइनस mg इक्वल टू ma, एक इक्वेशन आ गई। और नेट टॉर्क इस डायरेक्शन में, किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या मिलेगा वो T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर, और पुली को हम लोग ट्रीट करेंगे डिस्क की तरह, तो mr²/2 इंटू अल्फा, क्योंकि दोनों ब्लॉक और इसका मास सेम है पुली का। तो r से r कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, एक चीज और है, इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इस पॉइंट का भी a होगा, इस पॉइंट का a है, तो इसके अल्फा से रोटेट कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, a होना चाहिए कांस्टेंट से। तो हमारे पास आ जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू ma/2, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ T1 की वैल्यू मुझे पता ही है, तो के x0 प्लस x माइनस T2 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं यहाँ, mg प्लस ma इक्वल टू ma/2। आप यहाँ ध्यान से देखो, kx0 प्लस kx माइनस mg, और इधर तो जाएगा 3ma/2। कैसे, क्योंकि इसको मैं इधर ले आऊँ राइट साइड में, kx0 इक्वल टू mg आ रहा है, ये तो सीधा हमारा कट गया। तो a इक्वल टू कितना आ रहा है, 2k/3mx,
ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम ए लिया हुआ है, इसलिए आ रही बात समझ, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है ना, तो ये आ रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, तो आपको आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है इसमें, देखो, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल 2k/3 में आ गया। ऐसे करना था। तो इसमें आरबीडी का कॉन्सेप्ट भी है और एसएचएम का भी। एसएचएम का तो यहाँ जाके आया है, उसके पहले तो आरबीडी का कॉन्सेप्ट है। तो कैसे टॉर्क लिखना होता है और कैसे कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, तो वो F = ma लगाना है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के तो अब समझ में आ गया होगा यार, आपको बता दिया मैंने। मान लो कोई स्प्रिंग है, इसको कट किया और इसकी लेंथ अगर एल है, तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। तो कह रहा है कि इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग, यानी इसका मतलब के ए हो जाएगा हमारे पास में, एक हो गया मान लो 2L0 और के बी हो गया हमारे पास में 3L0, है ना, यही मतलब हुआ। यानी एल ए डिवाइडेड बाई एल बी इक्वल टू कितना है, 2/3 दिया हुआ है। तो कर लो। तो यही पूछ रहा है स्टिफनेस स्प्रिंग ऑफ के क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो, ये मतलब ये क्या हुआ, एल इक्वल टू दरअसल यहाँ 2L0 + 3L0 हुआ, फिर ये मतलब है यहाँ। तो L0 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, L/5 आ गई है। तो L/5 आ गई तो आ जाएगा इससे। देखो ये क्या हो गया, के ए, और ये हो जाएगा हमारे पास में, तो 5/2L डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। 2 इज डिवाइडेड बाई 1, यानी KA/K, और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 5/2L इंटू एल, यानी ये आ गया हमारे पास में KA इक्वल टू 5K/2। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में 19, सारी लाइन से पूछे हुए, बहुत बढ़िया है। नाइनटीन फिर 19 को बता देता हूँ मैं, 20 भी है, 21 है, 22 है। चलिए, 4 टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी सिस्टम, अ सिंपल पेंडुलम, ये होता है। फिजिकल पेंडुलम मतलब कोई भी रिजिड बॉडी, एंड टॉर्जनल पेंडुलम and spring block system. Each of same time period are taken to the moon. तो सिंपल सी बात है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इस पर भी इफेक्ट आने वाला है, इस पर भी, क्योंकि जी पे डिपेंड करते हैं दोनों। तो पहले दोनों केस जो है जी पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये तीसरा, थर्ड और फोर्थ जो है वो जी पे डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ही मालूम है यहाँ टाउ इक्वल टू सी थीटा इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है।
तो अल्फा इक्वल टू सी बाई आई थीटा, यानी ओमेगा स्क्वायर थीटा कोई नहीं है। इसमें भी देखो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट m/k होता है अगर इसका मास m और k है, लेकिन इसका टाइम पीरियड देखो T π√L/g होता है। और इसका याद है अभी एक रोड वाला एग्जांपल लिया था मैंने, उसमें g आ रहा था, तो पहला और दूसरा g पे डिपेंड करता है। तो ये कह रहा है कि इफ द टाइम पीरियड्स आर मेजर्ड ऑन द मून विच सिस्टम और सिस्टम्स विल हैव इट अनचेंज्ड, तो स्प्रिंग मास सिस्टम एंड टॉर्जनल पेंडुलम, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following option correctly describe the variation of the speed v and acceleration a of a point mass falling vertically in a viscous medium? मान लो ये फ्रीली आ रहा है और किसी इंस्टेंट पर यहाँ कहीं है और ये विस्कस मीडियम है, इसकी वेलोसिटी यहाँ v है। Which of the following option correctly describe the variation of the speed v and acceleration a of a point mass falling vertically in viscous medium that applies a force, यानी माइनस का मतलब है कि उतना फोर्स, जो कि मैंने बोला ना स्टोक्स लॉ है, तो स्टोक्स उसमें यही तो होता है, ओके वन यानी 6π/8 को कांस्टेंट ले लिया उसने, तो ये पीछे की तरफ इसको जो फोर्स लग रहा है एफ वी फोर्स है वो, तो क्या हो जाएगा इसमें सीधा सीधा, तो वेलोसिटी क्या करेगी यहाँ, क्या बताया था इस केस में, वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, लेकिन जो एक्सेलरेशन वो क्या कर रहा था, जीरो हो जा रहा था एक टाइम के बाद, है ना। तो मान लो इनिशियल में अगर एक्सेलरेशन है भी, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ जाके जीरो हो रहा है, एक तरह से इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो रहा है, इन्फिनिटी पे जाके तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो यानी ये ए और ये टी था, तो एक टाइम के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, इस पर टर्मिनल वेलोसिटी आएगी, है ना, तो ऐसा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, उसका ग्राफ था। क्वेश्चन नंबर 21। में क्या कह रहा है, पार्टिकल इज forced to oscillates by external force दिया हुआ है, in addition to restoring force and damping force if the amplitude of velocity of the particle दिया हुआ ये है, where b square greater than 4 is the frequency of resonance की बात कर रहा है। तो रेजोनेंस की जब भी फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो इसका मतलब वहाँ सिंपल कॉन्सेप्ट है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एक तो वेलोसिटी इस केस में क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इस केस में वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो v नॉट इक्वल टू जाएगा 1/√a ओमेगा स्क्वायर माइनस b ओमेगा प्लस c, इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, तो ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे यानी किसके, ओमेगा के रेस्पेक्ट में, तो सॉल्व कर लो, आपको आता ही है, उसको जीरो पुट कर दो, ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, तो डिफरेंशिएशन आपको आता है, डिफरेंशिएट करो, जीरो पुट करो, ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, तो ओमेगा और इसमें एक रिलेशन मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 22। An oscillation is superposition of three harmonic oscillations and described by the equation दिया हुआ है अपने को, तो x इक्वल टू ये दिया हुआ है, where a changes with time according to this one, ये भी दिया हुआ है। The frequencies of pure harmonic oscillations performing these oscillations are, तो इसमें दरअसल कहानी ये है, x इक्वल टू a sin 2 न्यू 1t, और एम्पलीट्यूड इसका जो वेरी कर रहा है वो ये a इक्वल टू a नॉट 1 प्लस कॉस 2 न्यू 2t, यानी x इक्वल टू हो गया a नॉट 1 प्लस कॉस 2 न्यू 2t इंटू साइन 2 न्यू 1t। इसने कहा प्योर वाला बताओ,
प्योर वाला बता दूंगा मैं कैसे। ए नॉट साइन 2π/ν1t, एक तो ये हो जाएगा प्लस ए नॉट, और ये क्या हो गया हमारे पास में साइन 2π/ν1t cos 2π/ν2t। यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सिंप्लीफाई कर सकते हो आप इसको, आता है? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री आती ना भाई, सिंप्लीफाई करना आता है, कर लो। तो आपको मिलेगा ν1 माइनस ν2 और एक ν1 प्लस ν2, यानी इसका ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2। एक तो ν1 यहाँ से मिल ही रहा है, साथ में एक ऐसा मिलेगा फंक्शन जिसमें ν1 माइनस ν2 भी होगा, ν2 मतलब ν1 प्लस ν2 भी होगा। तो ऑप्शन नंबर, तो 3 अलग अलग आपको एसएचएम मिल गए, उन सबका सुपर पोजिशन है ये। कर लोगे इसको? आता है? साइन ए 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला याद है ना भाई? हाँ सर। होना ही चाहिए। हाँ, कर लो, आ जाएगा आंसर। अब सब आने लग गया अगर आपको मैथ्स में, तो फिजिक्स में मुझे नहीं लगता दिक्कत आती, मालूम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है फिजिक्स में कि मैथ्स नहीं आती बच्चों को, और अब आना चाहिए, और अभी भी नहीं आती है तो फिर तो अब क्या ही कहेंगे फिर। तो 22 तक हो गया, 23 नहीं है, 24 बताना है सीधा। चलिए भाई, 24 क्या कहता है? If two bubble of radii come in contact with each other, then the radii of curvature of the common surface। तो क्या हो रहा है दरअसल, यहाँ एक की रेडियस कम है तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा, इसकी रेडियस ज्यादा है तो इसका प्रेशर क्या होगा? कम होगा। यानी इसका मतलब है कि P2 जो है P1 जो है P2 से कम होगा। हरी बात समझ में, जिसकी रेडियस कम होगी उसमें प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। इतना तो कॉमन सेंस है ही। क्यों? क्योंकि हमने ये फॉर्मूला देखा था, P माइनस P0 इक्वल टू 2 बबल है, ये हो जाएगा 40/R हो जाएगा बबल के केस में। इधर का प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो एक्चुअल सिचुएशन ऐसी रहेगी दरअसल, यानी एक नई रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को मिलेगी यहाँ। ठीक है, तो इधर का प्रेशर ज्यादा, यानी इधर का प्रेशर P1 है और इधर का प्रेशर P2 है। तो यहाँ इक्वेशन, यहाँ तो इक्वेशन लिखेंगे आप P1 माइनस P0 इक्वल टू 40/R1, और यहाँ P2 माइनस P0 इक्वल टू 40/R2, और यहाँ इक्वेशन लिखोगे P1 माइनस P2 इक्वल टू 40/R। सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो इनको, ये इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करके रख दो, यहाँ आ जाएगा आंसर। ठीक है, कर लोगे? हाँ। तो सब्ट्रैक्ट करके यहाँ रख दो, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास में (24) हो गया, 28 के पहले नहीं है क्या? मुझे 23 बताना है। ट्वेंटी 24 दोनों, 24 तो बताया दिया, 23 और बताना है। ठीक है भाई, 23 तो बात हो गई हमारी। F इक्वल टू माइनस BV माइनस KX represents the equation of damped oscillation for a particle of mass 2 kg where B दिया हुआ है अपने को and K की वैल्यू भी अपने को दिया हुआ है। Then time after which energy of oscillation will be reduced to half of the initial value। तो ये अपने को दिया हुआ है, तो ये इक्वल टू क्या हमारे पास में, ये M है, यानी MA प्लस BV प्लस KX इक्वल टू 0, यानी M d2x by dt2 प्लस B dx by dt
प्लस के एक्स इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन होता है ए नॉट ई टू पावर माइनस बी टी बाई 2m कॉस ओमेगा डैश टी प्लस 5। और ये एम्पलीट्यूड है, तो यानी एनर्जी कितनी हो गई, यानी ई ले लेता हूँ मैं, ये टोटल एनर्जी ई, तो ये हो जाएगा हाफ, क्योंकि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो ये हाफ के नॉट का होल स्क्वायर ई टू पावर माइनस बी टी बाई एम, ये हमारे पास आ गया। अब ये क्या पूछ रहा अपने को इसने न्यूटन सेकंड पर मीटर वहां दिया हुआ है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, यानी बी अपने को दिया हुआ है, ठीक। तो रख दो, फॉर्मूले में क्या कह रहा है, टाइम आफ्टर विच एनर्जी ऑसिलेशन विल बी रिड्यूस टू हाफ, यानी ये हो गया दरअसल हाफ के ए नॉट का होल स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली ये था टी इक्वल टू 0 पर, ये हो जाएगा हाफ के ए नॉट का होल स्क्वायर ए टू पावर माइनस बी टी बाई एम। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ओके, आपको बी की वैल्यू दे रखी है, बी आपको यहाँ दिया इसने ln2, और एम इसका दे रखा 2 kg, के की वैल्यू भी दिया हुआ है, तो के का यूज हो तो कर ले लेना, वैसे तो नहीं दिख रहा मुझे यूज, तो आ जाएगा। नेक्स्ट 24 हो ही गया, 26 बताना है। हाँ चलिए, 26 पूछा था ना आपने लास्ट में। इसका मतलब मुझे 33, चलो देखते हैं, तो 23 हो गया, 26। On dipping a capillary of radiation in water, water rises up to height h and potential energy of water is u1। तो बेटा है तो वही क्वेश्चन पूछ लिया जो मैंने क्लास में करवा दिया था यार, इसका मतलब फालतू में टाइम वेस्ट किया मैंने उस दिन। वो इसका मतलब वो फालतू में टाइम वेस्ट था मेरा। और उसको आज ही टाइम यूज कर लेता मैं, उस टाइम और कुछ पढ़ा देता। और ऑन डिपिंग कैपिलरी ऑफ रेडियस आर, यानी इसकी जो रेडियस है वो आर है, इन वाटर राइजेस अप टू हाइट एच एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज u1। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, हाइट एच है, तो क्योंकि h इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को 2t cos थीटा बाई रो जी आर, तो और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ h, है ना। ये तो हाँ, ये कैपिटलाइज दिया है इसने, तो हाइट ये हो गई, तो h इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू रो, ये टोटल मास हो गया, इंटू जी इंटू एच बाई 2, ये u1 है। चलिए भाई आगे करते हैं। फिर कह रहा है कैपिलरी ऑफ रेडियस 2r इज डिप्ड इन वाटर, द पोटेंशियल एनर्जी u2 है, तो उस केस में तो 2r हो गया, तो मतलब क्या हो जाएगा h डैश इक्वल टू 2t cos थीटा बाई रो जी इंटू 2r, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी h डैश पाई 2r का होल स्क्वायर रो जी h डैश बाई 2, और h डैश की वैल्यू यहाँ ये सॉल्व कर लो, आ जाएगा। तो h की वैल्यू यहाँ ये है, डिवाइड कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में 28। चलिए भाई, नेक्स्ट है 28। कंटेनर is partially filled with liquid of density ρ2. Capillary tube of radius r is vertically inserted in this liquid. Now another liquid of density ρ1
जो कि इसके कम डेंसिटी का है, slowly poured in the container to height h as shown in the figure. There is only denser liquid in the capillary tube. The rise of denser liquid in the capillary tube is also h. ये दे दिया ऐसा इसने. Assuming zero contact angle है, the surface tension of heavier liquid अपने को बताना है. तो कुछ नहीं है, सिंपली कॉन्सेप्ट है. ये ऐसा अपने को दिया हुआ है यहाँ. तो ये लिक्विड है और इसमें भी ये जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो ऐसे लिक्विड होगा इसमें. और यहाँ ये लिक्विड यहाँ भी दिया हुआ है. तो अब यहाँ क्या है, इसकी डेंसिटी ρ2 है, इसकी डेंसिटी ρ1 है ना. तो सीधी सी बात है कि यहाँ इस पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पर यहाँ प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ का प्रेशर अपने को मिलेगा P0, क्योंकि यहाँ का P0 है, प्लस ρ1 GH मिलेगा क्योंकि ये हाइट कितना h है. तो इस पूरे कॉलम को देखो अब आप, तो यहाँ का प्रेशर मैंने मान लिया कि P डैश है ना, और इसकी रेडियस कितना दिया है यहाँ R है, इसकी रेडियस कितना दिया है R है. तो वही, क्योंकि ये पूरा क्या बनेगा, एक तरह से पूरा स्फीयर का पार्ट बनेगा, यानी हेमिस्फीयर बनेगा, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो है. इसका मतलब इसकी जो रेडियस है वो भी R है. तो यहाँ अगर P डैश है तो यहाँ बाहर का प्रेशर कितना है, यहाँ P0 है. तो यहाँ कॉलम बनाओगे आप, तो यहाँ का प्रेशर आपको पता ही है, ये मान लेते हैं कितना है, P है. तो आप इस कॉलम, यहाँ का प्रेशर P है तो क्या लिखोगे, P डैश प्लस ρ2GH इक्वल टू P, है ना. और P डैश यानी P यहाँ का कितना है, ये P0 है. तो P0 ज्यादा होगा तो P0 माइनस P डैश इक्वल टू क्या लिखोगे, 2T/R. तो रख दो भाई इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास में P डैश प्लस ρ2GH इक्वल टू P0 प्लस ρ1G, और यहाँ से अपने को मिल जाएगा ρ2 माइनस ρ1 इंटू GH इक्वल टू P0 माइनस P डैश. इस इक्वेशन से ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2T/R. क्या चाहिए था अपने को यहाँ, टाइम, सरफेस टेंशन. तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, तो हमारे पास सरफेस टेंशन आ गया R, ρ2 माइनस ρ1 GH/2. ये आंसर आना चाहिए. कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर 3 मैच कर गया. समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है, तो ऐसे करना है. अरे भाई समझ में आया है कॉन्सेप्ट. हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 29. सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड अपने को दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड भी दिया हुआ है. कैपिलरी ट्यूब कंटेन 12 सेंटीमीटर. द लिक्विड कॉलम इफ R1 R2 आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस, देन ये अपने को बताना है. तो देखो कैसे करेंगे. तो यहाँ अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, यानी तो ऊपर वाले जो सरफेस है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, कुछ मेंशन नहीं किया, इसके हिसाब से ले रहा हूँ मैं तो. और ये R2 है, तो इसका R2 है और ये R1 है. ये हाइट h दे रखा है. तो यहाँ से देखो बाहर का प्रेशर कितना P0 है, तो यहाँ का कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा. तो यानी P0 माइनस P1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2T/R1 लिखेंगे यहाँ. उसी तरह यहाँ का देखो आप प्रेशर, यहाँ का प्रेशर मैंने मान लिया P2 है, तो यहाँ का कितना है, P0 है. लेकिन यहाँ P2 क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि कॉन्केव साइड ज्यादा होता है. तो P2 माइनस P0 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2T/R2 लिखेंगे वर्टिकल हाइट के हिसाब से. देखो यहाँ कॉलम बनाओ, ये जब कॉलम बनाओगे आप यहाँ,
तो आप यहाँ देखो, इसका मतलब P2 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, P1 प्लस रो जी एच ना। तो यहाँ से P2 माइनस P1 इक्वल टू हो गया रो जी एच। अब यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, यहाँ से देखो आप कितना करना है, 1 माइनस 2 कर देना है। क्या आ गया है, नहीं उल्टा कर दिया क्या मैंने, दोनों को ऐड कर देना है, सॉरी ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 1 प्लस 2 कर दो, P1 से P1, P0 से P0 कैंसिल आउट हो गया, तो P2 माइनस P1 इक्वल टू क्या हो गया, 2t बाई R1 प्लस 2t बाई R2, और ये इक्वल टू रो जी एच है। क्या पूछ रहा था अपने से, ये पूछ रहा है, तो आ गया ना, तो ये इधर चला गया, तो ये आ जाएगा 2t बाई रो जी एच इक्वल टू क्या आ गया है, तो ये आ गया R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये पूछ रहा है, सॉल्व कर लो, सब दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में 30। अब यहाँ अपने को क्या दिया हुआ है, इन अ सिलेंड्रिकल पिस्टन अरेंजमेंट एयर इज अंडर अ प्रेशर P1। तो ये हमारे पास में एक कंटेनर है और ये पिस्टन है यहाँ, इसकी रेडियस आर है। इन अ सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट एयर इज अंडर अ प्रेशर P1। A soap bubble of radius r lies inside the cylinder. Soap bubble has a surface tension T. The radius of soap bubble is to be reduced to half. The new pressure P2 to which air should be compressed isothermally. क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो सरफेस टेंशन भी चेंज हो जाएगा, तो रेडियस को हाफ करना है। तो पहले देखो यहाँ क्या करना है, पहले इसका प्रेशर मैंने मान लिया कि अंदर का प्रेशर P था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, P माइनस P1 इक्वल टू बबल है तो 4T बाई R। कोई डाउट है, तो P माइनस P1 इक्वल टू क्या होगा, 4T बाई R हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसकी प्रेशर बाहर का कितना हो गया, P2, तो अंदर का भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो अगर बाहर का प्रेशर, तो अंदर का प्रेशर हो गया यहाँ P डैश और बाहर का क्या है यहाँ P2, तो ये हो गया 4T बाई R/2 हो गया। तो हमारे पास में क्या करेंगे, ये जो P है तो इसके अंदर का है ना, तो इसका मतलब यहाँ लिखूंगा मैं 4P/4/3 P इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू P डैश 4/3, ये हो जाएगा 2R 2 पावर 3, यानी हमारे पास आ गया P इक्वल टू 8 P डैश, है ना। हरी बात सुन, तो बाद में प्रेशर कितना हो गया, तो ये आ गया हमारे पास में। तो बाद में प्रेशर जो है तो कुछ गड़बड़ किया है क्या, सॉरी रिड्यूस ऑफ होगा ना, यहाँ तो प्रेशर बढ़ जा रहा है। ये कितना हो गया R/2, फिर कितना हो गया यहाँ, ये हो जाएगा। तो यहाँ देखो P की वैल्यू वहां से रखेंगे और P डैश की वैल्यू भी यहाँ से रखेंगे, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ, P1 प्लस 4T बाई R इक्वल टू 1/2, हो जाएगा P2 प्लस 4T बाई R/2। सॉल्व कर लो, तो क्या पूछ रहा था, P2 पूछ रहा था, तो आ जाएगा। कर लोगे कि कुछ गड़बड़ हुआ,
तो कितना हो गया देखो यहाँ से, चलो सोल्व कर लेता हूँ मैं। ये हो गया 8p1 प्लस ये कितना हो गया 32t/r, और ये इक्वल टू कितना हो गया p2 प्लस 8t/r। तो हमारे पास p2 की वैल्यू आ गई 8p1 प्लस 24t/r। ये आना चाहिए आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। क्लियर है भाई सबको? हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। भाई आप तो इतना ही करेंगे, बाकी का कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों ने यार। मुझे लगा 1 घंटा मैं सॉल्व करूँगा 40 तक, और उसके बाद 33 भी है, 32, 34 नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना यार। जो आप फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ पूछोगे ना वो पूछ लेना, फिर जो भी बच्चे हुए 30 के बाद में। चलो पढ़ा देता हूँ थोड़ा मैं आप लोगों को। तो मैंने आपको एक्सलरेटिंग के बारे में बात कर लिया था। हॉरिजॉन्टल में एक्सलरेट करेगा तो क्या होगा, वर्टिकल में एक्सलरेट करेगा तो क्या होगा। तो हम पहले थोड़ा और चीज़ में बताता हूँ हॉरिजॉन्टल के लिए। अगर ये हॉरिजॉन्टल में जब एक्सलरेट करेगा, ठीक है, तो व्हेन कंटेनर इज accelerating in horizontal direction, तो जब ये एक्सलरेट करेगा तो हमने देखा था कि ये सरफेस ऐसा हो जाता है। मालूम है इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर किस जगह का है, इस पॉइंट का। क्यों बोला मैंने ऐसा, देखो आप ये देखो, हमने कहा कि फ्री सरफेस पे सब जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, यानी इसका मतलब यहाँ सब जगह प्रेशर क्या होगा, P0 होगा, है ना। तो मैंने यहाँ का प्रेशर क्या बताया था, अगर इसकी हाइट h है मान लो, और ये हाइट जो है h1 है, तो मालूम है इफेक्टिव वाले कॉन्सेप्ट से भी इसका क्या हो जाएगा। यहाँ का प्रेशर मैंने P2 लिखा था ना, जो कि P2 कितना लिखा था मैंने, P0 प्लस रो जी H2 लिखा था। अभी जी इफेक्टिव वाले कॉन्सेप्ट से भी आंसर ही आना चाहिए। कैसे, यहाँ से देखो इसके परपेंडिकुलर जाओगे ना आप, तो इसके परपेंडिकुलर अगर आप जाओगे तो जी इफेक्टिव इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर बात करेंगे हम लोग। तो विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, तो मैंने आपको पहले भी बोला कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जाओ या विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर जाओ, जो प्रेशर फोर्स होता है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ इसके परपेंडिकुलर अगर मैं गया, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर जाएंगे तो इसका जी इफेक्टिव क्या होगा, इधर की तरफ होगा, जो कि क्या हो जाएगा, देखो यहाँ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि एंगल पर है ना। क्यों, क्योंकि देखो इधर की तरफ जी लग रहा है इसको, और इसके रेस्पेक्ट में जाएंगे तो वैसे तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास में जी इफेक्टिव का, जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो रखो यहीं, तो जी क्या होगा माइनस जी जे कैप, और इसको क्या लिखोगे माइनस ए आई कैप लिखोगे ना, इसका मोड लो। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस जे कैप माइनस जी जे कैप माइनस ए आई कैप, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो वो ये आ जा रहा है जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो आप यहाँ देखो कि हमारे पास में ये एंगल कितना है, ये एंगल हमने थीटा देखा, और हमने ये भी देखा कि tan थीटा इक्वल टू इस केस में क्या आएगा, a/g आएगा। ये बात हो गई थी हमारी। तो अगर ये थीटा है तो यहाँ से देखो ये थीटा है तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो एंगल थीटा हुआ कि नहीं हुआ। और ये हाइट हमारे पास में h2 है, और ये हाइट, ये जो लेंथ है यहाँ से, ये डिस्टेंस जो है वो h है,
इन दोनों में एक रिलेशन मिलेगा, लिख लो पहले इसको। लिख लिया? हाँ सर। 1 मिनट। अब यहाँ देखो H और H2 में क्या रिलेशन है? यहाँ रिलेशन आ रहा है H बाई H2 इक्वल टू cos थीटा, और ये हमारे पास में इस रिलेशन से अपने को कुछ मिलेगा। यहाँ से देखो ये A है, ये G है, ये tan थीटा है। इसका मतलब ये A स्क्वायर, ये G स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ से cos थीटा को क्या लिखोगे आप? G बाई रूट A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर ना। तो आपका जब G इफेक्टिव इधर इस डायरेक्शन में है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ P2 क्या मिलेगा आपको? तो आप P2 लिखोगे दरअसल P नॉट प्लस G इफेक्टिव H इंटू रो लिखोगे ना। और ये P2 और ये P2 सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना? तो हमारे पास आ जाएगा P2 इक्वल टू P नॉट प्लस ये हो गया दरअसल रूट G स्क्वायर A स्क्वायर, और H को क्या लिखोगे आप? H को लिखोगे दरअसल H2G बाई रूट A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर इंटू रो। तो अल्टीमेटली देखो क्या रहा है, P नॉट प्लस रो G H2 ही तो आ गया। इससे एक बात और पता चल रही है, बात ये पता चल रही है कि जिस तरह से इस पूरी ओरिजेंटल लाइन पर प्रेशर सेम है, इसका मतलब इसके पैरेलल अगर हम लोग जाते जाएंगे, यानी इस पूरी ओरिजेंटल लाइन पर प्रेशर क्या होगा, मतलब ओरिजेंटल लाइन ही जो भी लाइन में बना रहा हूँ यहाँ ब्लू कलर में, इन सब पर प्रेशर क्या है? यहाँ सेम है। तो यानी सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ मिला अपने को? इस पर मिला है ना भाई। जैसे जब ये वर्टिकल होता है, जब कंटेनर मूव नहीं करेगा तो सरफेस कैसा होता है? पूरा हॉरिजॉन्टल होता है। उसके वर्टिकल जाएंगे हम लोग, उसके परपेंडिकुलर, तो प्रेशर क्या करता है? बढ़ता जाता है ना हाइट के हिसाब, मतलब डेप्थ के हिसाब से। वैसे ही यहाँ भी होगा, क्योंकि जी फैक्टर इसका इंक्लाइंड हो गया, यानी उस जी फैक्टर जिस डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर जो भी लेयर्स होगी, उस पूरी लेयर पर सरफेस, पूरी सरफेस, पूरी की पूरी लेयर पर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो ये वही किया मैंने, लिख लो इसको। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, इस पूरी की पूरी लाइन पर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। इस पर सेम होगा, उस पर सेम है। पी नोट है ऊपर वाले पे, लिख लीजिए। देखिए
निकले ना भाई? हाँ सर। तुझा क्लास किती वाजता आहे? नेक्स्ट हमारे पास में पास्कल लॉ। तो पहले समझ लेते हैं, फिर स्टेटमेंट देता हूं मैं। मान लो जैसे कि ये एक कंटेनर है, और इसमें ये क्लोज है और यहाँ तक ये लिक्विड भरा हुआ है। ओके, ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ, यहाँ ए पॉइंट है मान लो, ये पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ बी है, और ये पॉइंट में ले रहा हूँ सी है। ये जो डिस्टेंस यहाँ से ये h1 है और ये जो है ये h2 है। बाहर का प्रेशर हमें मालूम है P नॉट है, और यहाँ का अभी क्योंकि यहाँ एक तरह से यहाँ वैक्यूम ही है इस पॉइंट पर, यहाँ का प्रेशर जो है मैं ले रहा हूँ PA इक्वल टू 0 है। तो PA इक्वल टू 0 है, PB इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, अगर इसकी डेंसिटी रो है तो ये जाएगा रो GH1 हो जाएगा, है ना। और PC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो GH2 हो जाएगा, है ना, अगर ए का प्रेशर 0 है तो। अब क्या कर रहा हूँ यहाँ, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, है ना। ये तो था जब क्लोज है, अब इसको क्या किया हमने, ओपन कर दिया। आप भी साथ में बना लीजिए। इसको ओपन कर लिया हमने, तो आप देखोगे यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा ए पॉइंट का इस केस में, तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा दरअसल पी नॉट, और इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू हो जाएगा, यानी मान लो चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो GH1 हो जाएगा, और पी सी डैश क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो GH2 हो जाएगा। ये लॉजिक सुनना है। होगा कि नहीं होगा हाँ सर। भाई, है ना। सब जगह प्रेशर अगर यहाँ पी नॉट हो गया तो ओपन होते हैं, पी नॉट होते क्या होगा, प्रेशर सब जगह इस तरह से प्रेशर। आप देख लो प्रेशर डिफरेंस जो है ना वो सेम है, पहले भी पी बी माइनस पी ए रो GH1 था, है ना, पी सी माइनस पी ए रो GH2 था, अभी भी वही है। लेकिन आपने पॉइंट ध्यान दिया कि सब अगर ए पॉइंट पर प्रेशर आया है तो सब पर उतना प्रेशर ऐड हो गया है, पास्कल लॉ यही कहता है। तो ये बना लो, फिर स्टेटमेंट देता हूँ।
ठीक, तो ये स्टेटमेंट ये क्या कहता है, when pressure is applied at a point on the liquid, it is transferred undiminished to the entire liquid and walls of the container. लिख लिया? हाँ सर। अब है हमारे पास में जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, तो बेस्ट एग्जांपल इसका जो है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसमें क्या है कि मान लो जैसे कि ये वर्टिकल कॉलम है और ये हॉरिजॉन्टल है, और इसका एरिया मान लो यहाँ ज़्यादा है और इसमें मान लो लिक्विड भरा हुआ है। ठीक, तो यहाँ मान लो पिस्टन लगा हुआ है। इसका एरिया A1 है और यहाँ ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मान लो हमें कार रखनी है। यहाँ ये कार को ऊपर उठाना है, मान लो ये कार है, तो इसका जो एरिया है यहाँ, एरिया क्रॉस सेक्शन इसका वो A2 है, इसका A1 है। तो ये वेट लगा रहा होगा, तो मान लो एक तरह से ये जो फोर्स नीचे लगा रहा है ये F2 फोर्स है। तो यहाँ भी इसका मतलब अपने को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा अगर इसको बैलेंस कराना है, तो F1। तो मतलब है कि अगर F1/A1 हमने यहाँ प्रेशर इंक्रीज किया, यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा एक तरह से F1/A1 ना, तो ये प्रेशर क्या करेगा, सब जगह ट्रांसफर होगा। उतना ही प्रेशर अगर यहाँ डेवलप हो जाए F2/A2, इन दोनों को बैलेंस करा दो आप, तो ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर इधर से भी करो उधर से करो, दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड नहीं होते हैं ऐसा, या ऐड नहीं होते हैं, क्योंकि वहां से एक तरह से जो प्रेशर हमने इंक्रीज किया F1/A1 प्रेशर हमने यहाँ अप्लाई किया एक तरह से, वो अनडिमिनिश सब जगह ट्रांसफर हुआ ना, तो यहाँ भी ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब उतना ही प्रेशर यहाँ से भी अपने को डेवलप करना पड़ेगा, तो ये होगा इक्विलिब्रियम पर। तो उतना ही प्रेशर सब जगह क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि A1 मान लो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समझने के लिए ले रहे हैं, और F1 मान लेते हैं कि 5 न्यूटन है, और A2 में ले रहा हूँ मान लो 5 मीटर स्क्वायर है। आप देखेगा F2 यानी 5 न्यूटन देखो कितने को बैलेंस कर देंगे। तो रखो
तो यानी हो गया F2 बाई A2 5 है, F1 कितना है 5 है, बाई ये कितना है 5 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -4। अब आप ध्यान से देखो 5 से तो 5 कैंसिल आउट हो गया, तो F2 इक्वल टू कितना आ गया 50,000 न्यूटन। तो आप सोचो 50,000 न्यूटन को 5 न्यूटन बैलेंस कर रहा है, कैसा पॉसिबल है? ठीक है, लिख लो इसको। लिख लिया है? हाँ सर, हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में buoyant force and Archimedes principle। buoyant force and Archimedes principle। तो पहले समझ लेते हैं कि buoyant force है क्या। तो कोई भी अगर बॉडी मान लो, जैसे कि बॉडी है ये कंप्लीटली इनसाइड है मान लो, तो इस लिक्विड की वजह से इसको प्रेशर लगता है, प्रेशर की वजह से क्या होगा फोर्स आता है। तो फोर्स हमेशा कैसे लगेगा, इसको ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा। तो यहाँ लेकिन यहाँ फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है तो वहाँ प्रेशर फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इन सबका जो रिजल्टेंट फोर्स है, आप जब इस बॉडी पे जाएंगे तो आप देखोगे सबका रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। तो ये जो प्रेशर की वजह से जो फोर्स आ रहा है उन सबका रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में जो आ रहा है उसी को हम बोल रहे हैं बॉइंट फोर्स, या इसी को हम बोलते हैं अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर ये फुली या पार्शियली भी है तब भी रिजल्टेंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ
a body fully or partially immersed in a fluid, ये गैस भी हो सकता है क्योंकि if a body fully or partially immersed in a fluid, then an upward force acts on the body which is equal to the weight of the fluid displaced. मैंने weight लिखा है, ध्यान रखना है. So if a body fully or partially immersed in a fluid, then an upward force acts on the body which is equal to weight of the fluid displaced. और वो जो upward force है उसको हम क्या बोल रहे हैं? अब thrust बोल रहे हैं. और है ना, तो x on the body which is equal to weight of the fluid displaced is called buoyant force. तो बाकी का नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. ठीक है, चलो फिर आज इतना ही करेंगे.